तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि आपके सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये 70 ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 50 सही कर लेते हैं तो हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 400 प्लस या 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए और हम आपको इसका आंसर एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है कि मानव भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो मानव भूगोल का ये भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, इस भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग ये इरेटोस्थेनीज ने किया था, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो देखिए, मानव भूगोल का उपागम जो है यहाँ पर आपका क्षेत्रीय विभिन्नता हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, स्थानीय संगठन हो जाएगा, लेकिन जो मानवीय भाईचारा है ये नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है ये आपका ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए, संभववाद अवधारणा में जो है उसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि संभव है जो मानवीय घटक में कहा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक ये भी ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, भौगोलिक सूचना का जो स्रोत है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका भी वही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, सामाजिक भूगोल में लिंग भूगोल आ जाता है, सांस्कृतिक भूगोल आ जाता है और चिकित्सा भूगोल हो जाता है, लेकिन ये जो सैन्य भूगोल है ये राजनीतिक भूगोल में आता है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है। जो मानव पर जो प्रकृति का नियंत्रण होता है तो उसमें क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रकृति का मानवीकरण। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो देखिए, इसमें से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र लिंग भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 का दशक है वो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का कहने का मतलब है जिससे रुपया पैसा का इनकम होता हो। तो देखिए, जो संसाधन भूगोल है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, कृषि भूगोल भी है, उद्योग भूगोल भी है, यानी ये तीनों जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, इसमें से नहीं कहा गया है। तो देखिए, निर्वाचन भूगोल जो है ये राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है, सैन्य भूगोल जो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है, ये जो चिकित्सा भूगोल है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघनतम जनसंख्या वाला है? तो ये विषुवत रेखीय प्रदेश जो है ये सघनतम जनसंख्या वाला है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये देखिए, ये जो शैक्षणिक सुविधाएं है ये स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों उच्च होती है? तो ये जो है प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था, ये जो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों उच्च होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। तो देखिए ये जो 1999 में है, ये विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक है वो आवास नहीं है, क्योंकि प्रवास और जन्म और मृत्यु से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर जो आवास है, घर बनता है, उससे परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए ये विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश नहीं है, बाकी सब विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो इसमें से सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखिए वृद्धि दर पूछ रहा है, वृद्धि दर पूछ रहा है तो अफ्रीका होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि है तो वो एशिया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो देखिए विश्व में जनसंख्या का जो है 60% भाग एशिया में निवास करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है एशिया में सर्वाधिक है, मैंने अभी बताया, और वृद्धि दर जो है वो अभी अफ्रीका में सर्वाधिक हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म मृत्यु प्रवास इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित मैदानों में रहेगी। पर्वतीय क्षेत्र पर बहुत कम लोग रहते हैं, पठारी क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक लोग रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, यहाँ तो स्थलाकृति भी है, मिट्टी भी है, प्राकृतिक वनस्पति भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो हो जाएगा ओशिनिया हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर की गई, यानी विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वो हमारा 600 करोड़ हो गया था, यानी 6 अरब हो गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि जो दर्शाता है वो हो जाएगा जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस आवास प्लस उत्प्रवास, अप्रवास प्लस उत्प्रवास, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो देखिए जो यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना वर्ष का समय लगा था। तो देखिए विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कुल टोटल 12 वर्ष का समय लगा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए ये कार्यशील जब भी पूछे तो देखिए कार्यशील का मतलब काम करने वाला, तो इसीलिए जो 15 से 59 वर्ष के लोग होते हैं वो कार्यशील होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो देखिए इसमें जो है लिंग अनुपात लटाविया का जो है सर्वाधिक हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात न्यूनतम है।
तो इसमें से सबसे न्यूनतम अगर लिंग अनुपात पूछे तो वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मिलते रहे। और आगे का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। तो देखिए, आयुलिंग पिरामिड का जो संबंध है वो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो देखिए, आयु वर्ग जब भी पूछेगा है या नहीं है, तो देखिए आयु वर्ग में हमारा जो है यहाँ पर 0 से 14 वर्ष के लोग आते हैं, 15 से 59 वर्ष के आते हैं, 60 वर्ष से अधिक में आते हैं, लेकिन ये जो 70 वर्ष से अधिक जो है ये आयु वर्ग में नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश है। जो विश्व में सबसे अधिक अगर नागरिकृत देश पूछे तो आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है। देखिए 100% अगर शहरी जनसंख्या वाला पूछे तो वो सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग बसते हैं। तो देखिए भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17% लोग बसते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखिए किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है निम्नलिखित सिद्धांतों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। तो देखिए इसमें से मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करने वाले डॉक्टर महबूब उल हक आ जाएंगे, ऑप्शन बी, जो कि ये पाकिस्तान से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है डॉक्टर महबूब उल मूल निवासी थे। तो देखिए डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी पाकिस्तान के थे, ये हमने अभी बता दिया आपको, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो देखिए नॉर्वे का कोटि सबसे उच्चतम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें से कहा गया है कि इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो देखिए समता है, सतत पोषणीयता है, उसके बाद उत्पादकता है, उसके बाद यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, ये तीनों है, और एक और है जो कि है सशक्तिकरण, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो देखिए इनमें से पूछ रहा है कि मानव विकास का उपागम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आय उपागम है, कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो इसमें से कौन सा देश जो है विकासशील है, तो यहाँ पर जो है नाइजीरिया अभी विकासशील देश है, बाकी ये सब विकसित देश है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो अभी हमने बताया चारों के चारों आपका स्तंभ। देखिए यहाँ पर ये जो है जनसंख्या मानव विकास का स्तंभ नहीं है, बाकी ये तीनों मानव विकास का स्तंभ है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट में निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है। इसमें से कहा गया कि मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो यूएनडीपी मानव विकास का रिपोर्ट जारी करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। देखिए विकास का सर्वोत्तम संकेत अगर आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है तो समझिए जनसंख्या में यानी जो आपका है ये विकास हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है निम्न में से कौन मानव विकास के क्षमता उपागम से संबंधित है। तो इसमें क्षमता उपागम जो है ये दिया था अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि ये भारत के निवासी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित देशों में
किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो देखिए प्रसन्नता को प्रगति का माप जो है भूटान में माना गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक में किस देश को क्रम दिया गया है? मानव विकास सूचकांक में देश को क्रम दिया गया है, तो मानव विकास सूचकांक में देश को 0 से 1 के बीच के क्रम दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास का मापन जो है मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया अंगूर की खेती संबंधित है। देखिए अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? तो किससे च्युइंगम संबंधित है? तो देखिए जो च्युइंगम है वो जेपोटा के वृक्ष से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो देखिए प्राथमिक क्रिया जो है ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो देखिए कर्तन दहन कृषि जो है हम उसको आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि फूलों की कृषि कहलाती है। देखिए जो फूल की कृषि है वो कहलाती है आपका जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है, और या फिर हिंदी में इसको पुष्प उत्पादन भी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? देखिए रबड़ जो है आपका रोपण कृषि का उपज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये जो है स्टेपीज और स्टेपीज के साथ साथ में यहाँ पर आपका वेल्ड्स और प्रेरीज, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। तो देखिए विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि ये जो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? देखिए जब यूरोप वासियों ने अपने उपनिवेश किया था तो उस समय रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है खट्टे फलों की जो कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल जो है यहाँ पर कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है, लेकिन ये जो गेहूं है ये रोपण फसल नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो देखिए सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन तो अभी और है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और आपको कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इस ऑब्जेक्टिव में हम उम्मीद करते हैं कि आपने 50 भी सही कर लिया होगा। अगर आप 50 सही कर लेते हैं तो आपका 400 प्लस आएगा ही आएगा।